5 साल तक कैंसर से जूझते आखिरकार हरागु की जिंदगी का दिया बुझ गया और उसकी आत्मा सीधा स्वर्गलोक में जा पहुंची। 39 साल की जिंदगी जिसमें धोखेबाजी और दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर खुद भगवान भी बोले, ये तो अपने हाथ से गलत हो गया, मुझे माफ कर दे। ये फंस गया सीएम। तेरी जिंदगी को गलती से स्काई फोर्स के लेवल पर हार्ड मोड में डाल दिया था, चल अब नया मौका देता हूँ। हरागु ने अपनी हसरत जताई, कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस किसान बनाकर एक कोने में छोड़ दो। भगवान ने कहा, तेरे ख्वाहिश कभी वीरेंद्र सहवाग के डाइवोर्स वाला सीन कर देते हैं, फुल एंड फाइनल, और उसे दे दिया अल्टीमेट खेती वाला औजार जो इस ब्रह्मांड में सबसे तगड़ा था। हरागु की बुझी हुई आग फिर से जल उठी और वो घने जंगल के बीचों बीच नई जिंदगी के साथ जागा। जैसे ही हरागु ने अपना शरीर हिलाया, उसने सोचा, अरे ये तो वही फील है जो किसी बड़े मैच को जीतने के बाद बंदा फ्रेश होकर आता है। गजब बेइज्जती है। हाथ में मिला है वो अल्टीमेट खेती का औजार, ऐसा तगड़ा था कि एक बार चलाने पर मिट्टी सोनपरी बन गई। अब वो पूरे जंगल में एक अच्छा ठिकाना ढूंढने निकला। वैसे तो ऐसे घूम रहा था जैसे स्काई फोर्स का हीरो दुश्मन की तलाश कर रहा हो। चलते चलते उसे एक बड़ा पेड़ मिला। हरागु ने उसे देखा और सोचा, ये सही रहेगा, यही मेरी हवेली होगी। अब हरागु का नया मिशन शुरू हो चुका था, खेती में ऐसा ज्वाला दिखाना कि खुद भगवान भी कहें, अरे ये बंदा तो सच में छुपा रास्ता निकला। जंगल में कहीं ना तो नदी थी और ना ही कोई तालाब। हरागु की प्यास बस ऐसी हो रही थी जैसे सहारा में ऊंट बिना पानी के तड़पता हो। प्यास बुझाने के लिए उसने तय किया कि वो खुद ही कुआं खोद लेगा। उसके अल्टीमेट खेती वाला औजार ने पल भर में खुद को फावड़े में बदल दिया और हरागु ने एक ऐसा गड्ढा खोदा कि जमीन खुद शर्मा कर पानी छोड़ने लगी। अबे साले। पानी का इंतजाम होते ही उसने जमीन साफ करनी शुरू की, लेकिन तभी एक बड़ा पेड़ बीच में आ खड़ा हुआ। पुराने जन्म की थोड़ी बहुत अकल लगाकर उसने सोचा, चल इसे काट देते हैं। पर जैसे ही उसने अपना अल्टीमेट कुल्हाड़ी का पहला वार किया, पेड़ सीधा धराशायी हो गया। हरागु ने सोचा, पेड़ काटने नहीं आया था, पेड़ के नीचे दबने आया था। किसी तरह जान बचाकर भागा और उसे पेड़ की लकड़ी से पहली ओक निकालकर 4 ओक प्लैंक बना डाले। जब सारी लकड़ियां प्लैंक में बदल गईं, हरागु ने अपने कंफर्टिंग टेबल की साइड की ओर सोचा, वाह, इस जंगल में मुझसे बड़ा इंजीनियर कौन। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन फिर सूरज डूबने लगा। हरागु को होश आया कि बिना आग के रात बितानी पड़ेगी। उसने लकड़ी तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उसी बड़े पेड़ के एक गड्ढा काटकर रात गुजरने की तैयारी करने लगा। पहले तो उसने सोचा, चल मिट्टी का घर बना लूं, लेकिन फिर उसे याद आया कि इस दुनिया में न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। उसने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि सोते सोते खुद ही मिट्टी में मिल जाऊं। आखिरकार उसने उस पेड़ के गड्ढे में ही अपना ठिकाना बना लिया और यही सोचकर रात बिताई कि सुबह का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। अगली सुबह हरागु उठा, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और पहली आग जलाई ताकि पिछली रात की बेवकूफी दोबारा ना हो। दिन भर पेड़ों की सफाई करता रहा, लेकिन उसे न थकान महसूस हुई और न ही भूख लगी। यही था उस अल्टीमेट खेती वाले औजार का कमाल। लेकिन जैसे ही वो जंगल साफ करने के लिए फिर से तैयार हुआ, तब एक मौत खरगोश बिजली की रफ्तार उसकी तरफ दौड़ता आया। हरागु ने अपनी ताकतवर छड़ी से ऐसा वार किया कि खरगोश का खेल तुरंत खत्म हो गया। बाद में जब वो खरगोश के मांस के सीख कबाब खा रहा था तो उसे थोड़ी गिलानी हुई। उसने सोचा, यार एक गड्ढा होता तो मैं खाना वहीं बना लेता, लेकिन तुरंत ही दिमाग ठीक किया। खाना तो खा लिया, लेकिन अब उसे बाहर निकालने का रास्ता भी चाहिए था। हरागु ने झट से एक इनोवेटिव टॉयलेट बनाया, साथ ही प्राइवेट शेल्टर भी, ताकि कोई उसकी इज्जत पर हाथ न डाल सके। अब जब सब कुछ सेट हो गया तो उसने जमीन को जोतना शुरू किया। पूरे दिन इसी सोच में निकल गया कि सबसे पहले कौन सी सब्जी उगानी चाहिए। काम खत्म होते होते रात हो गई तो उसने तय किया कि बीज ढूंढने का काम अगले दिन करेगा, लेकिन सुबह का नजारा देखकर वो दंग रह गया। जमीन पर पहले से ही पौधे उगने लगे थे। हरागु ने सोचा, ये तो सीधा जादू हो गया, बिना बीज के पौधे कैसे। उसे लगा कि ये सब उस अल्टीमेट खेती वाले औजार के साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन चाहे जो हो, हरागु के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि ये दुनिया अब उसके लिए पहले से काफी दिलचस्प हो चुकी थी। हरागु ने अपने खेत को रात को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए बाड़ लगाना शुरू किया। लग रहा था कि ये बाड़ खेत के लिए कम और खुद के लिए स्वर्गलोक का बैरिकेड बनाने का ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। ऊपर से उसने क्रीपर्स को दूर रखने के लिए एक टीला भी खोद लिया। 2-3 दिन की मेहनत के बाद जब सब कुछ सेट हो गया तो उसने देखा कि पौधे तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। हरागु ने सोचा, ये तो मुझे भी पीछे छोड़ देंगे, कहीं ये भी अल्टीमेट औजार का चमत्कार तो नहीं। फिर जो लकड़ी बची उससे उसने एक लॉग हाउस बना लिया और उस पर ऐसा छत बनाया जैसे उसे पगडंडी वाले इंजीनियर कॉलेज से डिग्री मिली हो। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। कुछ दिन और खेती का दायरा बढ़ाने के बाद हरागु की नजर घायल भेड़िए की जोड़ी पर पड़ी। उसे लगा कि ये भी उसकी देखभाल में आने के लिए लाइन में खड़े हैं। उसने बड़े शाही अंदाज में जंगली सुअर की बची हुई बोटी निकालकर भेड़िए को खिला दी। तभी उसने देखा कि मादा भेड़िया प्रेग्नेंट है। हरागु ने सोचा, बचपन में तो कुत्ते पालने का सपना था, अब सीधा भेड़िए का परिवार पालूंगा। कुछ भी। जैसा ही मादा भेड़िया लेबर में गई, हरागु ने उसे लॉग हाउस में ले जाकर आग जलाई ताकि ठंड से बचाया जा सके। ये सब देख उसे ऐसा लग रहा था मानो वो नर्सिंग होम खोलने वाला हो। सुबह होते होते 4 छोटे छोटे पिल्ले पैदा हो गए। हरागु ने देखा और सोचा, ये तो मेरे से भी क्यूट लग रहे हैं। खुशी के मारे उसने उनके लिए सबसे स्वादिष्ट मांस निकाला, जो शायद उसने अपने लिए भी नहीं बचाया होता। अब तक हरागु का खेत तो धीरे धीरे जंगल सफारी बन चुका था और वह खुद जानवरों का आदर्श पिता। कुछ समय बीता और हरागु के कुत्ते उसी झोपड़ी पर कब्जे जमा कर बैठ गए। बेचारे हरागु ने सोचा, लगता है मैं मालिक कम और नौकर ज्यादा हूँ।
उसने उनके पास ही एक नई झोपड़ी बना ली। जब तक पिल्ले उछल कूद करने के लायक हुए, हरागु के पौधे भी फसल देने को तैयार थे। सबसे पहले टमाटर निकले और हरागु ने खुशी खुशी कुछ टमाटर अपने कुत्तों को खिलाए। उसने नर कुत्ते का नाम कीरो और मादा कुत्ते का नाम यूकी रखा, शायद ये सोचते हुए कि इनका नाम जितना स्टाइलिश होगा ये कुत्ते उतना ही वीआईपी महसूस करेंगे। कुछ हफ्तों में हरागु ने अपने अल्टीमेट खेती वाले औजार के सारे राज समझ लिए। उसने देखा कि जब उसने आलू के बारे में सोचा तो वो औजार खुद ही जादू से बीज बोने लगा। उसने इस ट्रिक का ऐसा इस्तेमाल किया कि अपनी मनपसंद हर चीज उगानी शुरू कर दी। ऊपर से जो भी वो उस औजार से उगाता था वो सामान्य पौधों से रॉकेट की स्पीड में बढ़ता। भगवान के इस अजीब से आइटम के लिए उसे आभार जताने के लिए उसने 2 स्टैचू बनाए। अब भगवान को खुश करने की ऐसी चापलूसी शायद ही किसी ने की हो। उसी दोपहर हरागु को एहसास हुआ कि उसका खाना एकदम बोरिंग हो गया है। उसने सोचा हर दिन टमाटर और आलू, मुझे कोई स्टाइलिश खाना चाहिए। तो उसने कुछ पेड़ उगाने का फैसला किया। हालांकि उन्हें फल देने में सालों लगेंगे, पर हरागु ने इसे लंबी दूरी का इन्वेस्टमेंट मान लिया। कुछ हफ्तों के बाद हरागु ने देखा कि उसके भेड़ियों के सींग निकलने लगे हैं। उसे समझ नहीं आया कि ये कुत्ते हैं या कोई नए वर्जन के मॉन्स्टर बन रहे हैं। इस सब के बीच उसे 30 मिनट दूर एक झरना भी मिल गया। अब लगता है हरागु की जिंदगी धीरे धीरे फार्मिंग विद फैंटेसी क्रीचर्स बनती जा रही है। हरागु को लगा कि अगर वो नहर बना ले तो ताज़ा पानी लाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि कितनी दूर तक खुदाई करनी पड़ेगी, उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने तय किया नहर बाद में, फिलहाल तो अपनी झोपड़ी और खेत को देख लेते हैं। खेत धीरे धीरे बढ़ रहा था और अब उसने गेहूं और गन्ने जैसे पौधे भी जोड़ लिए थे ताकि उसका गुजारा हो सके। लेकिन महीनों की तरक्की के बाद हरागु को दिन रात का होश ही नहीं रहा। सर्दियां आने वाली थी और उसके पास खेती जारी रखने के लिए कोई चांस नहीं था। ऊपर से जिन विशाल खरगोशों की खाल उसने बचाई थी वो अब इतनी बुरी तरह से सड़ने लगी थी कि हरागु को लगा था कि अगर इसे पहन लिया तो खुद से दूर भागने का मन करेगा। सर्दियों की तैयारी में हरागु ने खाना और लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी एक दिन कीरो उसे खींचते हुए एक विशाल मकड़ी के पास ले आया। उस मकड़ी की पूंछ से निकला रेशम इतना शानदार था कि उसने उसे कढ़ाईदार रुमाल बना दिया। अब हरागु का खेत सिर्फ खेती नहीं कर रहा था, ये तो फैशन इंडस्ट्री में एक कदम रख चुका था। मकड़ी, जिसका नाम उसने जबुतिन रखा, अब उसके छोटे से फार्म की नई नागरिक बन चुकी थी। आलू के बदले जबुतिन हरागु के लिए सर्दियों के कोट, पत्तों से भरे गद्दे और ठंडी हवा रोकने के लिए पर्दे तक बनाने लगी। हरागु की झोपड़ी अब किसी ग्रामीण महल की तरह दिखने लगी थी। आखिरकार सदियां आ ही गईं। हरागु ने एक नजर अपनी झोपड़ी पर डाली और सोचा ये सब तो सही है, लेकिन मकड़ी ने मुझसे ज्यादा लग्जरी सेट अपने लिए बना लिया है। लगता है मैं यहाँ राजा नहीं बल्कि यहाँ का नौकर हूँ। सर्द रातों में हरागु ने अपने बनाए चूल्हे के सारे जैसे तैसे जी लिया, लेकिन चाहे चूल्हा जितना भी गर्म हो, अकेलेपन की ठंड उसे जमाने लगी। उसे लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियां खत्म होने तक वो बात करना ही भूल जाए। फिर किसी से बात करने की जगह जंगल में भैंसों से बहस करूंगा। खैर, लंबी सर्दियां किसी तरह बीत गईं और जैसे ही बसंत आया हरागु के भेड़िए बच्चे बड़े हो गए। लेकिन ये क्या, सारे घर छोड़कर निकल गए। हरागु ने सोचा बच्चों को पालने में जितना पसीना बहाया, अब ये सब कूल लूट बनकर मुझसे पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। लेकिन मजेदार ट्विस्ट ये था कि कुछ दिनों के बाद ये सब लौट आए अपने पार्टनर्स के साथ। उनमें से एक तो इतना दबंग निकला कि एक और भेड़िए को पीट कर उसकी गर्लफ्रेंड तक छीन लाया। हरागु ने उसे देखते हुए कहा, वाह भाई, तुम तो भेड़िए कम जंगल के गीगा चैट निकले। लेकिन ये सब कुछ नहीं था। जाबुद्दीन यानी मकड़ी भी लौट आई और उसके साथ थे उसके दर्जनों छोटे छोटे मकड़ी बच्चे। अब हरागु का एक छोटा सा फार्म सीधा पारिवारिक जोन में बदल गया था। हरागु ने सोचा अब तो खेती भी फैमिली पैकेज के हिसाब से करनी पड़ेगी। तभी एक दिन जाबुद्दीन ने अलार्म बजाया। हरागु तुरंत हीरो और बाकी जानवर के साथ अलार्म की दिशा में बढ़ा। जंगल के बीचों बीच उसने एक चांदी जैसे बालों वाली लड़की को रोते हुए पाया। सारे जानवर सतर्क हो गए, लेकिन लड़की ने मदद की गुहार लगाई। हरागु ने सोचा शायद ये भी मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहती है। जैसे ही वो उसे कवर देने के लिए आगे बढ़ा, लड़की ने ऐसा धोखा दिया कि हरागु के होश उड़ गए। वो सीधा उसकी गर्दन पर झपटी और उसे काटने की कोशिश की और यही खुलासा हुआ, ये लड़की दरअसल एक वैम्पायर थी। हरागु ने मन ही मन सोचा, पहले मकड़ी, फिर भेड़िया और अब वैम्पायर। मेरा फार्म गम और हॉलीवुड की मूवी का सेट ज्यादा लग रहा है। जैसे ही वैम्पायर लड़की ने हरागु की गर्दन पर झपटने की कोशिश की, उसके भेड़ियों ने उसे मौके पर ही धर लिया। इतनी पिटाई हुई कि लड़की अपनी असली बच्ची वाली फॉर्म में वापस आ गई। हरागु सोचने लगा, ये दुश्मन है या सिर्फ भूखी भटकती आत्मा। लड़की ने सफाई दी कि उसे हरागु का खून इसलिए पीना पड़ा क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी और अगर वो ऐसा ना करती तो सूख कर मर जाती। हरागु ने भेड़ियों की दुनाई देखकर सोचा शायद इसे एक मौका देना चाहिए और बहादुरी दिखाते हुए अपनी गर्दन उसके सामने कर दी। जैसे ही उसने खून पीना शुरू किया, वो वापस अपनी बॉडी फॉर्म में आ गई। लेकिन हरागु ने गौर किया कि कुछ प्लॉट अब भी कम लग रहा है। उसने कहा, चल सही से खून पी ले ताकि तेरा जॉइंट ब्लड फिर से देख सकूं। लड़की ने हरागु का खून चूस लिया और बड़ी वाली बॉडी फॉर्म में वापस आ गई। अब हरागु से अपने फार्म का टूर देने लगा। लड़की ने वहाँ के अजीबोगरीब फलों को देखा और चखा। उसने कहा, ये तो गजब का टेस्ट है। हरागु खुश हो गया क्योंकि पहली बार कोई उसकी मेहनत का सही सम्मान कर रहा था। शाम तक हरागु अपने घर वापस आया और सोचा आज का दिन तो सरप्राइज और झटकों से भरा हुआ था। पता नहीं ऐसा फिर कब होगा।
और वहीं दूसरी ओर बैठी वैम्पायर लड़की सोच रही थी इसका खून तो स्वर्ग का अमृत है, पर इसके भीड़ी से बचना अगली बार मुश्किल होगा। लड़की का नाम था लू और उसने हरागु से पूछा, मैं कभी कभी मिलने आ सकती हूँ ना? लेकिन बंदा तो सीधा अलग ही मूड में था। उसने बोला, क्यों, हमेशा अगले यहीं क्यों नहीं रह जाती? ऐसा ना हो कि ये रात बस एक मजेदार याद बनकर रह जाए। वैसे भी तुम्हारे बड़े, समझ रही हो ना, वो अलग ही लेवल पर हैं। लू को लगा कि ये सीधा प्रपोज कर रहा है। हरागु सोच रहा था, यार ये मौका हाथ से जाने नहीं देना, मुझे क्या लेना देना कि ये वैम्पायर है, अकेले रहने से तो अच्छा ही है। लू बोल पड़ी, अरे ये तो बड़ा अचानक हो गया, शादी विवाह का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन हरागु ने सोचा, अब तो ये मना के ही रहूंगा। उसने फिर से प्रपोज कर लिया। लू ने हंसते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारे साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। अब तो हरागु ने लू को फिर से बेड पर खींच लिया। चल एक बार फिर नाइट स्टैंड के नाम पर प्यार हो जाए। टपाटप टपाटप टपाटप। अगले दिन हरागु ने अपने लंबे डंडे और नई उम्मीद के साथ खेती शुरू कर दी। दोनों साथ बैठे और पेड़ों को बढ़ते हुए देखने लगे। तभी स्पाइडर अलार्म फिर से बजने लगा। हरागु दौड़ते हुए वहां पहुंचा, खुद से बड़बड़ाते हुए, ये डेजा वू क्यों हो रहा है? उसने एंजल लड़की को छुड़ाया और सोचा, ओए अब तो कहानी में असली मजा आने वाला है। लू चुपचाप जंगल से खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एंजल लड़की उसे ट्रैक कर लेती है। एंजल का कहना था कि कुत्ते उसे खा जाएं। मतलब ये क्या चक्कर है? लू पहले तो शॉक थी, फिर गुस्से में बोली, ये तो हद हो गई, मैं छुपने जंगल में आई और यहाँ पर ये ड्रामा चालू है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसे पता चला कि लू तो कुत्तों के हाथों हारी हुई थी, और वो भी क्लाइमैक्स करके। हरागु को सोच में पड़ गया, यार ये चोट खाने और क्लाइमैक्स का क्या कनेक्शन है? उधर एंजल लड़की हरागु को देखकर कंफ्यूज हो गई कि ये किस्सा क्या है। लू की शक्ल टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गई जब उसने हरागु को अपने पति के रूप में इंट्रोड्यूस किया। फिर एंट्री होती है प्लॉट की रॉकेट लॉन्चर यानी टिया की। उसने बताया कि लू के सिर पर इनाम लगा हुआ है क्योंकि वो तरह तरह के पागल केमिकल एक्सपेरिमेंट करके पूरे राज्य को बार बार उड़ाने की कोशिश कर रही थी, और यही वजह है कि वो जंगल में छिपी हुई थी। लू ने टिया को अपनी ओर खींचते हुए कहा, अब यहाँ ही बच जा, मैं तुझे हर चीज दिखाती हूँ, यहाँ तक कि हरागु के बैगन और हमारे गोल गोल आड़ू भी। अब ये बवाल कहाँ खत्म होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अरे लू और हरागु की ये फार्म वाली लव स्टोरी अब सीधे हिट सीरीज बनने वाली है। लू ने एंजल टिया को फार्म का टूर दिया। हरागु ने टिया को समझाने की कोशिश की कि पत्ता गोभी कैसे काटी जाती है। बड़े प्यार से उसने गोभी काटी, उसे पकाया और ऊपर से नमक छिड़ककर टिया को परोसा। टिया ने पहला निवाला लिया और सीधा बोली, वाह ये क्या लाजवाब है। दिन भर की खेती किसानी के बाद सबने अपने जादुई तरीके से खुद को साफ सुथरा किया। फिर घर में बैठे बैठे टिया ने पहली बार स्ट्रॉबेरी चखी और लू से चखते हुए कहा, अगली बार हम तुम्हें स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई बनाना सिखाएंगे। टिया जो अब तक फ्लैटरी में फंसी हुई थी, उसने लू का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज मुझे यहीं रहने दो, अकेले सबको संभालना मेरे बस का नहीं है। इसी के साथ उनकी एक साथ जिंदगी की शुरुआत हो गई। टिया को क्रीम पाई इतनी पसंद आई कि उसने और स्ट्रॉबेरी मांगी, लेकिन हरागु सोचने लगा इतने ज्यादा फैलने से खाना खराब हो सकता है। घूमते घूमते हरागु ने कीड़ों के नए पपीज देखे और फार्म के बगल में उनके लिए खूबसूरत अस्तबल बना दिया। जब उसने काम खत्म किया तो देखा कि जुबद्दीन के सारे बच्चे अपने सिल्क की मदद से उड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी टिया ने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, और अपने पंख फैलाकर उड़ गई। कुछ ही दिन के बाद टिया वापस लौटी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, उसके साथ हाई एल्फ्स की पूरी टोली थी। ये हाई एल्फ्स अपने जॉइंट प्लॉट, सही समझ रहे हो, वही जॉइंट प्लॉट के लिए मशहूर थी। सब ने बड़ी अदाओं से अपना इंट्रोडक्शन दिया और हरागु का फार्म अब सीधा हरम में तब्दील हो गया। हरागु के फार्म पर नए मेहमान यानी कि हाई एल्फ की टोली आप पहले ही धमकी थी, और अब ट्विस्ट ये है कि ये सब एक ही परिवार के हैं। हरागु सोचने लगा, यार एक भी एल्फ मेल्स क्यों नहीं दिख रहा। टिया ने लंबी सांस लेते हुए बताया कि पिछले महायुद्ध में उनके सारे मेल एल्फ्स खत्म हो गए थे और ये सब लड़कियां 200 साल से जंगल में भटक रही थी, बस एक ही ख्वाहिश के साथ, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना। अब इतने लोग आए तो हरागु को फार्म पर जगह बढ़ानी पड़ी। उसने उनके लिए एक बड़ा सा घर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन एल्फ्स ने अपनी 200 साल की वाइल्ड स्किल दिखाते हुए सिर्फ 10 दिन में ही शानदार घर तैयार कर दिया, जो हरागु की मिट्टी की झोंपड़ी से 100 गुना बेहतर निकला। हरागु मन में सोच रहा था, चलो कम से कम इस घर में इन्हें शांति और सुरक्षा मिलेगी। दिन गुजरते गए और एल्फ्स के लीडर हरागु को धन्यवाद देने आई। बोली, हम तुम्हारे लिए माइनिंग और ब्लैक स्मिथिंग करेंगे। फिर उन्होंने जमीन की एक भट्टी बनाई और लोहे के बर्तन तैयार कर दिए। उनकी स्किल देखकर हरागु भी हैरान था, लेकिन ये सब करने के बाद भी उनकी एक ही ख्वाहिश थी, सेटल होना और बच्चे की लाइन लगाना। हरागु ने सोचा, इतना प्लॉट डेवलपमेंट इन एल्फ्स के साथ करना रिस्की हो जाएगा। अच्छा यही है कि मैं एक टिपिकल एनिमे प्रोटैगनिस्ट बनके खेती में ही ध्यान लगाऊं। अब तो हरागु का फार्म सीधे किसी अफसाने का हिस्सा बन चुका था। एक दिन एल्फ लड़कियों की नजर उसके बड़े से गेहूं के खेत पर पड़ी। उसमें से एक मुस्कुराते हुए बोली, हरागु साहब, क्या मैं इनमें से ब्रेड बना सकती हूँ? मेरे पास सबसे नायाब खीर है जिसे पाना किसी की बस की बात नहीं है। हरागु की आंखें चमक उठी, वाह ये तो कमाल होगा। फिर क्या था, लड़कियां लग गई ब्रेड बनाने में।
उन्होंने वो ब्रेड स्टिक में बदला और हरागु को परोसा। हरागु के पहले निवाल पर ही लड़कियों ने ठिठोली की, अगर तुम्हारा खेत इतना लंबा और स्वाद से लाजवाब है तो बाकी प्लॉट का क्या कहना। लेकिन हरागु की सोच गहरी थी। उसने सोचा अब तो खेत और बढ़ाने होंगे, लेकिन फिर समझ आया कि ये बढ़ता बढ़ता कहीं बेकाबू ना हो जाए। उसने लू से पूछा, आखिर ये जमीन किसकी है? लू ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जमीन तो किसी की नहीं है, लेकिन ये इलाका शायद डीमन लॉर्ड के कब्जे में आता है। पर सुनो, जो मेहनत से बनाया है वो तुम्हारा है, ये जमीन अब तुम्हारी जागीर है। रात को लड़कियां महफिल जमाए बैठी और आपस में बातें करने लगी। ये हराकू आखिर कैसे इन्फर्नो वॉल्स और डीमन स्पाइडर को काबू में रखता है, और ये फसलें भी ऐसी जमीन पर उग रही हैं जहाँ कुछ भी उगाना नामुमकिन है। लगता है इसे हमारी दुनिया का कोई इल्म नहीं है, फिर भी सब कुछ कैसे संभाल रहा है। उधर हराकू को याद आया कि उसने कब से नहर पर काम नहीं किया है। उसने ठान लिया कल का मिशन यही रहेगा। सुबह होते ही हराकू ने देखा कि जो बदन एक रानी मधुमक्खी की ओर इशारा कर रहा था। हराकू ने तुरंत फैसला किया कि अब वो मधुमक्खी के लिए घर बनाएगा ताकि वो उसके लिए शहद तैयार कर सकें। दोपहर का पूरा वक्त उसने एक रिजर्वायर तैयार करने में लगा दिया। फिर और एल्फ लड़कियों ने मिलकर सीमेंट की नहर को सही जगह पर लगाने का काम शुरू किया। लड़कियां झुक झुक कर ये काम पक्का करने लगी थी कि हर नहर सही जगह पर फिट हो। हराकू ने अपनी मजबूत हथौड़े से सबकी मदद की और सभी छेद ठीक ठाक बंद कर दिए। उनकी मेहनत और तालमेल का नतीजा ये रहा कि नहर का काम एक ही दिन में पूरा हो गया और रिजर्वायर भी पानी से पूरा भर चुका था। अब फसलों को पानी देना और भी आसान हो गया। काम खत्म होते ही हराकू ने देखा कि रिजर्वायर मछलियों से भरने लगा है। बिना किसी मेहनत के वो सोच रहा था कि इस खतरनाक जंगल में जहाँ खरगोश भी जानलेवा हैं, वहाँ कम से कम मछलियों का सुकून तो है। लेकिन तभी एक विशाल मछली ने लगभग उसे निकल ही लिया। हराकू ने उस मछली को पकड़ा और उसे पकाने में जुट गया। जब लड़कियों ने देखा कि ये मछली फॉरेस्ट ऑफ डेथ से आई है तो शक करने लगी कि ये खाने के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। हराकू ने खाना तैयार किया और उन्हें खाने के लिए दिया, लेकिन लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो किसी और किस्म के मांसाहारी डिनर के मूड में हैं। हराकू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़कियां किस तरह के मीट की बात कर रही थीं, तो उसने खाना खुद ही शुरू कर दिया। उसे लगा कि ये तो बड़ा लजीज है। दोनों लड़कियों ने भी इसे चखा और उनकी राय भी यही थी। लेकिन अब पूरा एल्फ का गिरोह हराकू के मीट का दीवाना हो चुका था। उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हराकू ने मछलियां पकड़ना शुरू कर दी और उन्हें नमक से संश्लेषित करने लगा ताकि खाने का मेन्यू थोड़ा और वैरायटी से भरा हो। इस बीच हराकू ने जमीन जोतने और चावल उगाने का सोचा। हालांकि चावल उग तो गए पर उनका टेक्सचर सही नहीं था। फिर उसने अपनी नहर प्रणाली का पूरा फायदा उठाने का प्लान बनाया और एल्फ के साथ मिलकर चावल की खेती शुरू कर दी। घंटों मिट्टी को सुधारने के बाद हराकू ने आखिरकार बाढ़ के गेट खोल दिए और एल्फ लड़कियों की मदद के लिए बुलाया। पानी की वजह से सारी लड़कियां भीग गईं, लेकिन लियो को यह पानी चिपचिपा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बावजूद सभी ने मिलकर झुक झुक कर ध्यान से पौधे लगाए। कुछ दिनों के बाद फसल तैयार हो गई और हराकू ने उसे सुखाने के लिए टांग दिया। लियो हराकू के ज्ञान और मेहनत से बेहद प्रभावित हुई। हराकू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब उस समय के लिए है जब मैं खेती पर आधारित एक आइडल शो देखा करता था। कैंसर से मरने से पहले जीवन और मौत की कहानियों के साथ ये खेती का सफर अब और भी गहरा होता जा रहा है। साथ ही सारे पौधे सूख गए। हराकू ने अपने खेती के औजार से एक थ्रेशर बनाया और लड़कियों को दिखाया कि चावल की कुटाई कैसे होती है। लड़कियों ने देखा कि छोटे से अनाज के लिए कितना झंझट करना पड़ता है और सोचा कि शायद अब तो काम खत्म हो गया। मगर हराकू ने उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए बोला कि अभी एक और टास्क बाकी है। अब जब खाना बनना ही था तो उसने लू से कहा कि वो अपनी जादुई ताकत से आग जला दे। लू तो पूरी दुनिया को जलाने के लिए रेडी थी, मगर हराकू ने उसे ठंडा कर दिया और बस एक छोटी सी आग जलाने को कहा। बेचारी लू का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे कहा हो, आज से मुफ्त का इंटरनेट बंद। हराकू ने बड़े प्यार से चावल पकाया और उन्हें चावल के बॉल्स बनाकर दिए। लू ने हिम्मत करके पहला निवाला लिया और उसके बाद सबने वही रिएक्शन दिया जो आदमी शादी में हलवा पूरी खाने के बाद देता है। ये क्या बनाया है? सबको मेहनत करने में पछतावा होने लगा, लेकिन हराकू को पता था कि ये नखरे कर रही हैं क्योंकि चावल कब का खत्म हो चुका था। अब यहाँ से सीन मजेदार हो जाता है। हराकू देखता है कि लड़कियां आराम से जादू से खुद को साफ कर रही थी और उसे अपनी हालत देखकर रोना आ जाता है। यार, मेरे पास भी कोई ऐसा जादू होना चाहिए था। फिर दिमाग में आइडिया आया कि अब तो वाटर वे भी बन चुका है, तो क्यों ना एक शानदार नहाने का बंदोबस्त किया जाए। उसने अपने शानदार इंजीनियरिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए नहाने का पूरा प्लान तैयार किया और लड़कियों को दिखाया कि ये बांध काम कैसे करेगा। लेकिन लड़कियां भी कम धांसू नहीं थी। एक ने सीधा सवाल ठोक दिया, ये सब करने की क्या जरूरत है जब हम सीधा नदी में नहा सकते हैं। हराकू ने सर पकड़ लिया और सोचा, सही कह रही हो, लेकिन इस टाइप की तो कोई चीज होती है। लेकिन हराकू ने उन्हें याद दिलाया कि सर्दियों में अगर ठंडे पानी से नहाए तो ठंड से नुनुक बन जाएंगे और वैसे भी उन्हें नहाने की सख्त जरूरत थी, बिल्कुल हेल्थ के लिए और सिर्फ हेल्थ के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह बिना किसी प्लॉट आर्मर के लड़कियों को ताकना चाहता है। खैर, लड़कियों ने भी ठान लिया कि अगर नहाना ही है तो ठाट से नहाएंगे। उन्होंने एक भट्टी बनाई ताकि पानी गर्म हो सके और फिर इतना बड़ा बाटअप बना डाला कि उसमें हाथी भी मजे से डुबकी लगा सके। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर हराकू के दिमाग में सवाल आया, अच्छा तो ये गंदा पानी जाएगा कहाँ? इस पर तिया ने सुझाव दिया कि पानी को स्लाइम से साफ कराया जा सकता है। लेकिन हराकू को याद था कि स्लाइम तो वही भयानक जानवर है जो एडवेंचरर्स को चबा जाते हैं। तिया ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी और ही दुनिया की बात कर रहा हो और बिना कुछ कहे उड़कर एक स्लाइम पकड़ लाई। हराकू ने उसे वाटर प्यूरिफिकेशन एरिया और बाथरूम में छोड़ दिया और बस गंदे पानी की टेंशन खत्म।
इसके बाद हराकू जवालन इकट्ठा करने निकला, लेकिन तभी उसने देखा कि एक लकड़ी पर मशरूम उगाए हैं। अब बेचारा हराकू तो मशरूम से वैसे ही डरता था, क्योंकि पता नहीं कौन सा जहर वाला निकल आए, लेकिन लड़के को लगता था कि वो फ्री की बिरयानी है। सबकी जिद के आगे झुककर हराकू ने कुछ लकड़ियों के मशरूम उगाने के लिए तैयार कर दिया। जैसे ही सूरज जला, हराकू का स्नान घर आखिरकार पूरा हो गया। वो लड़कियों को समझाने वाला था कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन लड़के को सीधा प्रैक्टिकल चाहिए था। किताब से नहाने का सलीका कौन सीखता है, और बस। और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज करने के लायक था। हराकू ने आखिरकार अपनी प्लॉट प्रोटेक्शन हटा दी और नहाने का डेमो देना शुरू किया, लेकिन तभी लड़कियों ने महसूस किया कि किसी और ही तरह का तरल टपक रहा था। अबे ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। सोचते हुए उन्होंने अपनी प्लॉट आर्मर उतार फेंकी, और एक साथ करने में कोई बुराई नहीं है कहकर लू ने सबको जोड़ लिया। हराकू बेचारा पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसके तलवार की हड्डी खुद ब खुद नुकीली और सख्त होती चली गई। अगले दिन हराकू ने देखा कि सभी खाने लायक मशरूम तैयार हो चुके थे, लेकिन तभी कुत्ते कुछ और एल्फ घसीट लाए, और बेशक सबके सब फीमेल्स थी। अब शिकायत कौन करे। लियो ने बताया कि वो पहले साथ ही रहा करते थे, और हराकू को खुशी हुई कि उसकी सो कॉल्ड फैमिली अब और बड़ी हो रही थी। लियो ने सुझाव दिया कि अब घर को बड़ा करना पड़ेगा ताकि सबको ज्यादा जगह मिले, और सारे जोश में जुट गए। बच्चा बनाने का प्लान पहले, घर बाद में। वाह भाई वाह। हराकू को समझ नहीं आया कि सब इतना एक्साइटेड क्यों थे, लेकिन चलो अब तो यही लाइफ है। उधर हीरो अपने मास्टर के बढ़ते हरम को देख रहा था, और उसे अपनी कहानी याद आ गई। पहले तो फार्मिंग करता था और अब फैमिली प्लानिंग कर रहा है। हीरो को याद आया कि जब तक कोई उसका मालिक नहीं था तब तक उसका कोई नाम भी नहीं था, और वो हमेशा अकेला घूमता रहा और किसी मेल के सामने कभी हारा नहीं। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, आजाद रहना। लेकिन फिर एक दिन वो मिल गई जिसने उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अबे एक ही फाइट में सीनियर सिटीजन बना दिया। उसकी पूरी हार के बाद वो दोनों साथ सफर करने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी मेम साहब का पेट बढ़ने लगा। अरे ये तो सीधा फैमिली शो बन गया। एक दिन हीरो ने ठान लिया था कि वो हर हाल में अपनी वाली की हिफाजत करेगा, लेकिन साला सुकून नाम की चीज उसकी जिंदगी में टिकती ही नहीं। तभी एक भालू अचानक प्रकट हो गया, जैसे मानव रेन से वाकई बैटिंग देखने आया हो, सीधा विनाश मोड में। हीरो और उसकी लैला को इतनी गहरी चोट आई कि दोनों वहीं चित हो गए, लेकिन भालू को शायद और रोमांच चाहिए था, इसलिए वो चलता बना। अब ये लोग ना तो शिकार कर सकते थे और ना ही कहीं बचने का रास्ता था। और अरे बाप रे, गलती से जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में जहाँ पहुंचे, वहाँ उन्होंने एक इंसान को बेफिक्री से घूमते हुए देखा, लेकिन हीरो की नजर उसके हाथ में औजार पर पड़ी जिससे लिमिटलेस पावर निकल रही थी। अब ये कौन सा नया साई-फाई विलन है? सोचने से पहले ही दोनों ने मान लिया कि अब उसकी एपिक डेथ सीन आ चुकी है, लेकिन वही बंदा इनकी सेवा करने लगा। और हीरो ने देखा कि उसने गेट बोर्ड से खाना परोसा। ये तो असली वाला जीता जागता स्काई फोर्स है। इस आदमी ने इतना खतरनाक दैत्य मारा कैसे? खैर कुछ ही महीनों में इनके बच्चे भी हो गए। हाँ, वही वाले बच्चे। और अब वो हमेशा के लिए हराकू के गुलाम बन चुके थे, सिर्फ उसके लजीज बिरयानी के लिए। कुछ समय बाद उसके बच्चे बड़े हो गए और एक पूरी खानदानी गैंग बना ली। इधर हराकू का हरम भी दिन ब दिन IPL की टीम जोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन हराकू के दिमाग में बस एक ही फिक्र थी, कहीं मास्टर को पता न चल जाए कि हम असल में इन्फर्नो वोल्व्स हैं। लेकिन फिर उसने सोचा, अरे छोड़ो, क्या ही होगा, कम से कम पेट भर के तो खा रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में नया भावी महल तैयार हो गया और हराकू को वो सारी खुदाई और लकड़ी काटने की मेहनत याद आई। अबे पहले फार्मिंग, फिर फैमिली प्लानिंग, अब कंस्ट्रक्शन। बंदा ये सब कब सीखा? लेकिन उसे पहले ही अंदाजा था कि घर इतना वर्ल्ड वंडर साइज का बनने वाला है। आखिर ये हराकू की दुनिया है और बाकी सब लोग यहाँ पर सिर्फ सर्व करने आए हैं। हराकू ने कभी नहीं सोचा था कि उसका घर अंदर से इतना बढ़िया दिख सकता है। घर के अंदर घुसते ही लड़के ने उसे वो शानदार कमरा दिखाया जो उन्होंने उसके लिए बनाया था। उसके मेन कमरे के सामने एक बड़ा सा डाइनिंग रूम था, पीछे किचन, साइड में बड़े बड़े स्टोव लगे हुए थे ताकि बड़े बड़े पकवान बनाए जा सकें। तहखाना इतना बड़ा था कि उसमें सर्दियों के लिए भरपूर खाना और लकड़ियां स्टोर हो सकती थी। दूसरी मंजिल पर लड़कियों ने अपने अपने कमरे देखे और खुशी हुई कि हर किसी के पास उनका प्राइवेट स्पेस है। लेकिन हराकू की नजर एक कमरे पर पड़ी जो एक विशाल बोर्ड से लॉक था। उसने सोचा, भाई ये लोग क्यों हैं? कोई खजाना छुपा है या फिर किसी का गंदा राज? घर के बाहर हराकू ने अपनी भगवान की मूर्तियों के साथ कुछ भेड़ियों की मूर्ति भी बनाई ताकि घर की एंट्रेंस को सजाया जा सके। उसे लगा कि घर अब वाकई में किसी राजा के महल जैसा लगने लगा है। फिर अंदर आकर उसने एक नई रेसिपी बनाने का सोचा। लड़कियां उसे उत्सुकता से देख रही थी और हराकू ने खुलासा किया कि वो कड़ी बना रहा है। लड़कियों ने मन ही मन सोचा, भाई इसके हाथ का खाना खाकर तो हम खुद उस कढ़ाई में पकने को तैयार हैं। हराकू अपने कड़ी के लिए मसाले लेने के लिए बाहर गया और लड़कियों ने देखा कि मसाले ऐसे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। अंदर से लड़कियों ने एक सवाल किया, भाई ये कड़ी नाम तो बढ़िया है पर इसका स्वाद जानलेवा ना निकले बस। हराकू का अल्टीमेट फार्मिंग टूल फिर से अपना जादू दिखाने वाला था। इस टूल की खासियत ये थी कि किसी भी जलवायु में सबसे नाजुक पौधे भी उगा सकता था। करी के मसालों के लिए हराकू को जीरा चाहिए था और वो देखता है कि फूल पहले से ही खिल चुका है। अगला था हल्दी। लड़कियों ने अपनी जादुई शक्ति से मसालों को सुखा दिया। फिर उसे धनिया और हरा धनिया चाहिए था, लेकिन जैसे ही कुत्तों ने धनिया सूंघा वो डरकर भाग खड़े हुए। हराकू सोच रहा था, ये कुत्ते किस बात से डर गए? मसालों से, ये मेरी करी की खुशबू से।
थोड़ी और काली मिर्च इकट्ठा करने के बाद हाराकू आखिरकार कड़ी बनाने के लिए तैयार था। लेकिन उसने देखा कि लड़कियां उसकी उबाऊ शक्ल से बोर होकर रसोई छोड़कर जा चुकी थी। उसने सोचा मेरी कड़ी की तरह ही मेरा चेहरा भी आउटडेटेड हो गया है क्या। बस लियो ही उसकी मदद करने के लिए बची हुई थी। लियो ने मौके पर चुटकी ली, वैसे मेरा प्लॉट बाकी लड़कियों से बेहतर है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हाराकू ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कड़ी बनाने की तैयारी में जुट गया। उसने मांस पकाया और उसे मसालों से सजाने की कोशिश की। तभी हाराकू को एहसास हुआ कि वो एक बेहद जरूरी चीज को भूल गया है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने कहा ये कैसे भूल सकता हूँ। इस बीच उन्होंने रोटियां बेलनी शुरू की। लियो मनी मन सोचा ये कड़ी खाने के बाद अगर बच जाए तो रोटियां बेलने का सारा श्रेय मुझे ही मिलेगा। हाराकू ने पहाड़ जितनी कड़ी बना डाली और आखिरकार उसका महान खाना तैयार हुआ। लड़कियां जब उसे देखने आई तो उनका पहला रिएक्शन था ये तो सच में बावासीर जैसा दिखता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन हाराकू ने उन्हें जबरदस्ती प्रोत्साहित किया, बस खा लो, स्वाद के मामले में ये स्वर्ग जैसा है। लू और टियो ने पहली बाइट ली और तुरंत बोले ये ना सिर्फ देखने में बावासीर है बल्कि इसका स्वाद भी वैसा ही है। लेकिन फिर भी सभी लड़कियां दौड़ दौड़कर और अपनी प्लेट भरने लगी। हाराकू सोचने लगा ये क्या माजरा है, सबको मेरी कड़ी इतनी पसंद आ गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़कियां इस स्वाद को झेलते हुए सिर्फ इसलिए खा रही हैं क्योंकि उनका अगले निशाना कुछ और तरीके का मीट था। सर्दियां करीब आ रही थी और हाराकू को पता था कि ज्यादातर समय अब घर के अंदर ही बिताना होगा। उसने हफ्तों तक लकड़ियां जमा की ताकि ठंड से बचा जा सके। जो बात दिन वो चालाक मकड़ी पेड़ के ऊपर हाइबरनेट करने चला गया तो हाराकू ने उसे पहले कुछ आलू दिए और गर्म कंबल भी पकड़ाया। वहीं लियो हमेशा की तरह अपनी बेतुकी की हरकतों में मस्त थी। दूसरी लड़कियां हाराकू के मीट को लेकर सुई धागा लेकर अजीबोगरीब प्रयोग कर रही थी। हाराकू को कितना हीरो और बाकी भेड़िए ठंड की वजह से शिकार पर नहीं जा रहे थे तो लड़कियां ट्यू के गुलाबी मसाले हिस्से से जुगाड़ करने में जुट गईं। हाराकू ने सोचा शायद ये सब सर्दियों की तैयारी है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। सर्दियों की सारी तैयारी पूरी करने के बाद हाराकू सोच रहा था कि सब्जियां कैसे सुरक्षित की जाएं। उसने एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसे कंबल से ढका जा सकता था और उस पर जमी बर्फ फ्रीजर का काम करेगी। हालांकि ये सब जुगाड़ लगाकर हाराकू को लग रहा था कि काश वो एक ही बार में जादू कर सकता। रात में लू से आग लगाने वाला स्पेल सिखाने की कोशिश करती है और समझाती है कि गोलम जैसा मुश्किल जादू पहली बार में नहीं आ जाता। ये सुनकर हाराकू सोचता है कि लू कितनी अद्भुत है और वो एक साथ कई गोलम बुला सकती है। लेकिन लू बीच में कहती है वैसे मेरे प्लॉट की बात करें तो टिया से तो मैं बेहतर ही हूँ। हाराकू को लगता था कि ये सब लड़कियां जादू में माहिर हैं और वो सिर्फ खुद खेती बाड़ी तक सीमित है। लेकिन लू से बताती है असली कमाल तो तू है, तेरे बिना ये पूरा गांव भूखा मर जाता। हर दिन तू इतनी मेहनत करता है कि सबका पेट भरता है। लू उसकी तारीफ करती है और मुस्कुराते हुए कहती है तेरा जैसा कोई नहीं। इस बीच सर्दियों की पहली बर्फबारी शुरू हो जाती है और चारों तरफ बर्फ जमा होने लगती है। घर के अंदर बैठे बैठे सब बोर हो रहे थे तो हाराकू ने सोचा कि क्यों ना कुछ क्लासिक गेम बनाए जाएं। उसने रिवर्स और शतरंज जैसे गेम तैयार की और सबको खेलने सिखाया। लू ने पहली बार खेलते हुए कहा ये गेम इतना आसान है कि मजा ही नहीं आ रहा, लगता है तू खेतों में अपना दिमाग ज्यादा लगाता है। हाराकू मनी मन सोच रहा था मैं यहाँ बर्फ और सब्जियों में फंसा हूँ और ये लोग गेम में भी मुझे ताने मार रहे हैं। टिया ने लू को समझाया कि भले ही गेम का नियम आसान हो लेकिन उन्हीं से कठिन चुनौतियां निकलती हैं। हाराकू ने टियो की बात से सहमति जताई जिससे लू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ताव में आकर लू ने टियो के गेम के लिए चैलेंज कर दिया। 2 घंटे की गेमबाजी के बाद टियो पूरी तरीके से हारने वाली थी। लेकिन हाराकू ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। तभी टियो ने नाटक करते हुए हाथ फिसलने का बहाना बना दिया जिससे सारी गोटियां बिखर गईं। उसने माफी मांगते हुए कहा कि गेम फिर से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन तभी टियो ने अपना जादू चलाया और सारी गोटियां अपनी जगह पर वापस आ गईं। उसने लू को ताना मारते हुए कहा बच्चों की तरह मत खेलो, ये शर्म की बात है। हाराकू ने माहौल ठंडा करने के लिए बाकी लोगों की ओर रुख किया। वहाँ उसने देखा कि 2 लड़कियां रिवर्स खेल रही थी और शांति से आगे बढ़ रही थी। हीरो ने भी खेल में अपने समझदारी दिखाते हुए सबसे सही चाल सुझाई। हाराकू ये देखकर हैरान रह गया कि हीरो रिवर्सी के नियम तक समझ गया। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने बाकी भेड़ियों को शतरंज खेलते हुए देखा। भले ही वो पहली नजर में मासूम लगे लेकिन उनके खेल से एक भयानक आभा निकल रही थी। लू ने भेड़ियों को चैलेंज किया ये सोचकर कि वो कभी हार नहीं सकती। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी गेम का अंत बुरी तरीके से हुआ। सभी ने साथ में महाजोग खेलना शुरू किया। हाराकू ने सोचा कि जटिल नियमों की वजह से उसे पकड़ना भारी रहेगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ भी वो बाकी लोग और जानवर के सामने कच्चा खिलाड़ी साबित हो रहा है। हाराकू ने लू का बदला लेने की कोशिश की लेकिन सभी लड़कियों ने उसे बुरी तरीके से धो दिया। बेचारा हाराकू और लू दोनों की ऐसी धुलाई हुई कि हालत खस्ता हो गई। कुछ हफ्तों के बाद जब बोर्ड गेम से सबका जी भर गया तो हाराकू ने बदले में बॉलिंग का सामान डिजाइन किया। भले ही ये एक साधारण खेल था लेकिन लड़कियों ने इसे काफी एंजॉय किया। ऐसा ही ठंडी सर्दियों के दिन धीरे धीरे कटने लगे। हाराकू का जुगाड़ फ्रिज भी कमाल का काम कर रहा था जिससे वह स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहे थे। आखिरकार बर्फ पिघलने लगी और वसंत ऋतु ने दस्तक दी। लेकिन जैसे ही हाराकू गर्म मौसम का आनंद लेने का सोच रहा था जुबेदार ने जोर से अलार्म बजा दिया। हाराकू ने आसमान की ओर देखा और पाया कि एक विशाल ड्रैगन उनकी ओर आ रहा है। टियो ने यह बताया कि यह कोई आम ड्रैगन नहीं है बल्कि वायुमन था। वायुमन ने आसमान में दहाड़ लगाई और पेड़ को जलाने के लिए आग उगलने की तैयारी कर ली। टियो ने किसी तरह आग के हमले को रोक लिया लेकिन कुछ लपटें फिर भी पेड़ तक पहुंच गईं। लियो और बाकी लोग भागकर आग बुझाने में लग गए।
हरागु खुद को बेबस महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या कर सकता है। जैसे ही उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची, एक भाला उसके हाथ में प्रकट हुआ। उसने भाले को आसमान की ओर ताना और पूरी ताकत से फेंका। भाला वाइवन की रक्षा को तोड़ते हुए उसके पंखों को चीरते हुए निकल गया। हरागु का ये वार इतना घातक था कि वाइवन आसमान से गिरते हुए चीखने लगा। हरागु ने वाइवन को दोबारा आसमान में उड़ते देखा। उसने फिर से अपनी ताकतवर भाले का इस्तेमाल किया और इस बार सीधा वाइवन के सीने पर वार किया। भाला उसकी छाती को चीरते हुए वाइवन को जमीन पर पटक दिया। गहरे जंगल में जाकर हरागु को वाइवन की लाश मिली। वो सोचने लगा कि कहीं किसी ने जानबूझकर इसे इन पर हमला करने के लिए तो नहीं भेजा था, लेकिन टियो का मानना था कि वाइवन जैसे दुर्लभ और कीमती प्राणी शायद जंगली जानवर की तरह ही अकेले भटकते हैं। हरागु इसे एक दुर्लभ घटना मानता है, लेकिन सोचता है कि क्या इसका मांस खाया जा सकता है। घर लौटने के बाद हरागु ने वाइवन स्टीक तैयार किया और उसकी पूंछ के मांस से स्वादिष्ट स्टू बनाया। सभी लड़कियों ने इसे चखा और कहा कि ये पहली बार है जब हरागु ने कुछ सही पकाया है। हरागु खुश था कि आखिरकार उसकी कुकिंग की तारीफ हुई, लेकिन लू को अभी भी कुछ अजीब लगा। वो सोचने लगी कि क्या टिया हरागु के भाले के वार को रोक सकती थी। टिया ने साफ कहा कि ऐसा असंभव है क्योंकि वो भाला वाइवन की बैरियर तोड़ सकता है। हरागु ने उनकी बातें सुनी और पूछा, तुम लोग क्या बातें कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने मांस से सारी हड्डियां नहीं निकाली? इस पर टियो ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, हम तुम्हारी हड्डियां खाने की बात नहीं कर रहे थे। हरागु का चेहरा शर्म से और उलझन में भर गया और लड़कियां हंस हंसकर लोटपट हो गईं। दूसरी ओर डेमोनिक साम्राज्य का उच्च अधिकारी को वाइवन के पराजय की खबर मिली। वाइवन जैसे प्राणी को हराने के लिए पूरी एक सेना की जरूरत होती है, लेकिन गिनती ने पुष्टि की कि ये सच है। जनरल्स को ये जानकर घबराहट हुई और उनमें से एक ने तो इस्तीफा देने की बात ही कह दी। इस बीच दक्षिण में स्थित ड्रेम की गुफा में गुच्ची ने इस मामले को अपनी आंखों से देखा। वो सोचता है कि हरागु का भाला इतना शक्तिशाली है कि वो ड्रैगन के राजा को भी छेद सकता है। अगर उन्होंने हमला करने की कोशिश की तो क्या ही होगा, सोच लो। अगली सुबह हरागु को लग रहा था कि उसके भोजन में अभी भी कुछ कमी है, जैसे कि पीजी ग्रेप जूस। उसने सभी एल्फ लड़कियों को अंगूर की कटाई के लिए इकट्ठा किया और अंगूर का रस निकालने के एक नया उपकरण बनाया। इसमें उन्हें अपने पैरों से अंगूर मसलने पड़ते। टियो और लियो अपने पैर गहरे बॉक्स में डालकर रस निकालने लगी। वो रस को मसलते मसलते एक दूसरे पर गिर पड़ी और देखा कि वो चिपचिपे रस लथपथ हो गई थी। ये सोचते हुए कि इस काम को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वो एक गाना गाएं जैसे पुराने समय में किया करते थे। टियो ने लू को भी इसमें शामिल होने को कहा और लू ने उन्हें गुस्से में कहा, मैं रस मसलने आई हूँ, फुटबॉल खेलने नहीं। लेकिन फिर भी जब उन्होंने गाना शुरू किया तो माहौल हल्का हो गया। हरागु दूर से ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं वो सही में अंगूर का जूस बना रहा है या किसी अजीब डांस पार्टी का आयोजन कर चुका है। हरागु और उसकी टीम का पूरा दिन अंगूरों का रस निकालने में बीता। उन्होंने रस को बैरल्स में डालकर ऊपर खमीर छोड़ दिया ताकि वो फर्मेंट होना शुरू हो सके। हरागु सोचता है कि क्या उन्होंने पर्याप्त रस तैयार कर लिया है। इधर उस दुनिया का भगवान इस भगवान को हरागु की मस्ती देखकर माफी मांग रहे थे, लेकिन कृषि के भगवान ने उन्हें खरी खरी सुनाई। तुमने एक निर्दोष इंसान की जान ली, उसे मौत के जंगल में सबसे गहरे हिस्से में भेज दिया और उस पर पवित्र भाला ग्राइम फेंक दिया जिसे तुमने खेती के औजार के रूप में छुपा दिया था। आमतौर पर यह भाला किसी भी व्यक्ति के जीवन की शक्ति को चूस कर मार डालता, लेकिन भगवान को यह तसल्ली थी कि हरागु को इतना फिट शरीर दिया गया है कि वो अपनी ऊर्जा तुरंत फिर से पैदा कर लेता है। लेकिन कृषि ने देवी की इस बात पर गुस्सा किया और हरागु ने जो उनकी मूर्ति बनाई थी वो किसी बूढ़े आदमी जैसी दिखती थी। मुझे ऐसा दिखाना, चलो अब तुम्हें 300 साल तक इसी मुर्दा में बैठना होगा। एक दिन जब सब कुछ शांत चल रहा था, साबित्री ने अचानक अलार्म बजा दिया। हरागु ने फिर से डेजावू जैसा महसूस किया, लेकिन लू ने देखा कि सामने उनकी बहन फ्लोरा खड़ी है। फ्लोरा ने बताया कि एक ब्लड हार्टेड बदसूरत और घिनौने एंजल ने उनका पीछा किया और वह इस वजह से यहाँ तक आई। टियो ने तुरंत चिढ़कर कहा, जरा वो आखिरी हिस्सा फिर से कहो। हरागु ने फ्लोरा को अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया, लेकिन फ्लोरा इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये बदसूरत आदमी उसकी बहन का पति है। क्या तुम्हें इससे बेहतर कोई नहीं मिला? उसने गुस्से में पूछा। हीरो ने फ्लोरा को चेतावनी दी कि वो थोड़ा सम्मान दिखाए। फिर उसने जवाब दिया कि हरागु इन सभी इन्फर्नल वुल्व्स का मास्टर है और उसने अकेले ही वाइवन्स को हरा दिया। ये पहली बार था जब हरागु ने सुना कि इन्फर्नल वुल्व्स हैं। वह सोचने लगा कि इन्फर्नल का क्या मतलब हो सकता है। फिर हीरो ने अपनी शक्तियां दिखाकर खुद को सबसे अच्छा पालतू साबित करने की कोशिश की, ये बताते हुए कि वो वुल्व्स के साथ सबसे बेहतरीन है। लेकिन इससे पहले कि हीरो भैया उखड़े, हरागु ने फ्लोरा के लिए एक स्वादिष्ट मांसाहारी डिनर तैयार किया। हालांकि फ्लोरा को हरागु का सफेद मुलायम तरल पदार्थ ज्यादा पसंद आया। हरागु ने तुरंत स्पष्ट किया, ये बस टोफू है, सोया सॉस के साथ बस फर्मेंटेशन से बनता है। फ्लोरा के लिए ये सब नया था, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाई कि फर्मेंटेशन का क्या मतलब है। हरागु को एहसास हुआ कि इस दुनिया में किसी को भी ये नहीं पता है कि छोटे छोटे जीव फर्मेंटेशन के कारण बनते हैं। फ्लोरा ने इस पर शोध करने की ठानी, ये सोचते हुए कि ये कई समस्याओं का हल कर सकता है। कुछ दिनों तक रुकने के बाद फ्लोरा ने विदा ली, लेकिन 1 महीने के बाद वो वापस लौटी और अपने साथ एक मेट की पूरी सेना लेकर आई। उन्होंने हरागु से कहा, आप इनका इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे करो। हरागु बस पसीना पहुंचते हुए सोचने लगा कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। टियो ये देखकर थोड़ा ऐसा हो गई कि फ्लोरा अपने पूरे कबीले को यहाँ लेकर आई है, लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं है।